अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? रेडियो रक्स में खुशामदीद। आज मैं हाज़िर खिदमत हूँ खला बाय महानूर ज़ारा का 10th एपिसोड लेकर। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। स्किल डेज की हदूद में मामूल का काम जारी था। अलबत्ता आज के दिन तमाम वर्कर्स को कंपनी की तरफ से एक्टिविटीज़ के लिए भेजा गया था। आज हाइकिंग का दिन था। महरोज स्नीकर्स पहने, ब्लू जीन्स और चेक वाली शर्ट पर गले में मफलर बांधे छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। इससे पीछे दूसरे डिपार्टमेंट के लोग आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रहे थे। महरोज अपने दफ्तर के अमले के साथ आ तो गई थी, मगर वो हद से ज्यादा बोर हो रही थी। उसे बार बार मायदा याद आ रही थी। ऐसी जगह तो फिर दोस्तों के साथ घूमने में मजा देती है। वो अपने अमले के साथ हल्की फुल्की बात भी कर लिया करती थी, मगर उनके साथ उसकी दोस्ती हुई थी, ना अंडरस्टैंडिंग। मुझे तो भूख लग रही है, पहले कुछ खाने ही लें, फिर हाइकिंग कर लेंगे। डिवाइन ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए साथियों को देखा था। मैं तो वैसे ही हर वक्त भूख लगी रहती है, कभी कभार तो ऐसे वो करने आते हैं, वो भी तुम खाने की नजर करना चाहते हो। पहले करेंगे हम। सारा माथे पर बल डालते हुए आगे बढ़ी थी। टीम लीड को आगे बढ़ता देखकर डिवाइन ने अपने बराबर चलती मेहर उसके कान के करीब मुंह किया था। ये हर वक्त तो डाइट पर रहती है और चाहती है कि हम सब भी डाइट पर रहें। अभी ये सिर्फ अपने डाइट की वजह से हम सबको भूखा रखना चाहती है। उसने निहायत ही जलकर दिल का फपोला फोड़ा था। महरोज मुस्कुराते हुए सर हिलाकर आगे बढ़ गई थी। जूजू वो लोग पहाड़ पर चढ़ते जाते थे। धुंध कुछ ज्यादा ही महसूस होने लगी थी। पहाड़ों पर ठंडक का एहसास कुछ ज्यादा ही हो रहा था। महरोज सर्दी से ठिठुरते हुए वापस जाने के इरादे से मुड़ी थी। बस इतना सा स्टेमिना था? सारा ने पलटकर महरोज को देखा था। नहीं, स्टेमिना की बात नहीं है, मुझे अंदाजा नहीं था कि पहाड़ पर इतनी सर्दी होगी। और मेरा स्वेटर बहुत हल्का है। मैं पेपर्स के नजदीक हूँ, बीमार होने का रिस्क नहीं ले सकती। महरोज की नाक सर्दी की वजह से सुर्ख पड़ रही थी। डिवाइन भी महरोज को मुड़ता देखकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। महरोज को कुफत का शिकार होती स्पीड कुछ और बढ़ा चुकी थी। उसे तेज तेज चलता देखकर डिवाइन भी तेज तेज चलने लगा। भारी जमात के बास वो हाँफने लगा था। महरोज गाहे बगाहे एक गहरा सांस खारिज करती, मुंह से भाप निकालती, चढ़ने वाली सांस पर काबू पा लेती थी। उसने कुछ फासले तय करने के बाद मुड़कर देखा था, मगर डिवाइन उसके पीछे नहीं था। महरोज शुक्र अदा करती मुड़ी थी। क्या उसे धुन में सरजोश से मुशाबा शख्स नजर आया था? ये वही था जिसे उसने इवेंट वाले दिन भी देखा था। सरजोश! महरोज ने ऊंची आवाज में उसे पुकारा था और एक सेकंड जाया किए बगैर वो तेज तेज आगे बढ़ी थी। हेवला उसे अपनी जानी बढ़ता देखकर तेजी से पलटा था। वो पहाड़ी पत्थरों पर भी इतनी महारत से तवाजुन कायम किए चल रहा था, जैसे उसकी जिंदगी इन्हीं पहाड़ों पर चलते फिरते गुजरी हो। महरोज कई बार लड़खड़ाई, मगर खुद को संभालते ही वो फिर से तेज कदम उठाती थी। भागने से उसके पौनी में बंधे बाल झूल झूल कर उसके कंधों पर गिरते थे। रुक जाओ, कौन हो तुम? महरोज ने एक बार फिर चिल्लाई थी। नारंगी स्वेटर धुंध में कहीं गायब हो गई थी। महरोज तकरीबन भागते हुए उस हेवले के डायरेक्शन की तरफ मुड़ी थी। उसे यह गुत्थी सुलझानी थी। उसे अब सरजोश मशकूक लगते थे। वो एक नकाब थे जिसे उसे उतारना था। उनका असल कुछ और था। वो हाँफते हुए एक दरख्त का सहारा लिए खड़ी हो गई थी और चढ़ती हुई सांस को बहाल करती उसने फिर वही नारंगी स्वेटर देख लिया था। महरोज इस दफा कुछ भी कहे बगैर उसकी तरफ लपकी थी। वो जैसे अपने पीछे आहट सुन चुका था और फौरन आगे बढ़ना चाहता था कि उसकी पुश्त से स्वेटर किसी ने खींच लिया था। पकड़ लिया तुम्हें! रोज ने हाँफने के दौरान उसे पुकारा था। महरोज ने उसका स्वेटर इस कदर मजबूती से पकड़ा था कि अगर वो भागने की कोशिश करता तो भाग नहीं सकता था। वो सर के बल पीछे गिर जाता। तुम कौन हो? या तुम ही हो सरजोश? और उस दिन तुमने ही जो मेरा इंटरव्यू। बाकी के अल्फाज उसके जवान पर ही ठहर गए थे। वो जैसे 99 सेकंड की फुर्ती से मुड़ा था और महरोज की कलाई अपने हाथ में थाम कर उसे मरोड़ चुका था। महरोज के मुंह से हल्की सी चीख निकली थी। वो अब महरोज की पुश्त की तरफ खड़ा था। उसके हाथ में महरोज की कलाई थी, जो उसने से मरोड़ रखी थी। महरोज ने जैसे ख्वाब देख लिया था। वो ना महसूस अंदाज में अपना स्वेटर उसके शिकंजे से आजाद कर चुका था। अब मेरा पीछा मत करना, जो तुम सोच रही हो मैं वो नहीं हूँ। उसने महरोज के कान में सरगोशी की थी। तो फिर कौन हो तुम? महरोज ने सर मोड़े बगैर सवाल पूछ बैठी थी। उसने गर्दन ऐसे अकड़ाई हुई थी जैसे बहुत चौकन्नी खड़ी हो। बहुत सफाक और बेरहम शख्स। महज की आंखें फैल गई थी। दरख्तों के बीच सन्नाटा और कीड़े मकोड़ों की हल्की सी आवाजें उसे अब चुभ रही थी। अगर ये शख्स उसे अभी इसी वक्त कत्ल कर दे तो कौन गवाह होगा? कौन उसको बचाएगा? वो कैसे अपना दिफा करेगी? उसे अपनी बेवकूफी का शिद्दत से एहसास हुआ था। उसे यकायक एहसास हुआ था कि उसकी कलाई अब आजाद थी। उसने एक गहरा सांस खारिज किया था, जैसे रुकी हुई सांस बहाल हो गई हो। वो एड़ी के बल घूमी थी,
मगर वो पुरइसरार शख्स धुंध का फायदा उठाता हुआ आंखों से ओझल हो चुका था। वो कितनी ही देर अल्लाह का शुक्र अदा करती, अपने दिल की धड़कनें नॉर्मल होने का इंतजार करती रही। फैलती धुंध और मलका अंधेरे से खौफजदा होकर वो फौरन आगे बढ़ी थी। अब उसे कहीं नहीं रुकना, न किसी का पीछा करना है। भाड़ में जाए सरजोश। हीटर पर लगे नन्हे नन्हे दाने नारंगी शायद छोड़ रहे थे। महरोज सूप का प्याला पकड़े कंधों के गिर्द शॉल पहने नरम से कुशन पर बैठी हीटर की हिद्दत महसूस कर रही थी। फराह दूसरे कमरे में लैपटॉप पकड़े बैठी अपने स्टूडेंट से वीडियो कॉल पर मसरूफ थी। महरोज कई बार अपनी बेवकूफी पर खुद को मलामत कर चुकी थी। उसने कितना बड़ा रिस्क लिया था। वो वाकई उसे बेरहमी से कत्ल कर देता तो कौन उस धुन में उसकी लाश ढूंढता फिरता। वो वहीं पड़े पड़े सूख जाती या चींटी और गिद्धों की खुराक बन जाती और खान बाबा मोरे बेबे उनको उसकी मौत की खबर मिलती तो। महरोज ने एकदम ही झुरझुरी ली थी। उस एक जिंदगी के साथ बहुत सी जिंदगी जुड़ी हुई थी, मगर सवाल फिर धाक की वही तीन बात। वो इंटरव्यू वाला शख्स कौन था और इवेंट वाला कौन था। आप मुझे फॉलो कर रहे थे। फॉलो के लफ्ज पर उसकी सेहत रंग आंखों में तहरीर उभर आया था। पहले सवाल और फिर हैरानी इधर आई थी। मतलब अपनी कंपनी से जब आपने मेरा इंटरव्यू लिया था। महरोज ने मजीद वजाहत कर दी थी। उसकी शहद रंग आंखों को जवाब मिल गया था। वो हल्का सा मुस्कुराया और सीट से उठकर दो रोज के बीच बने फासले में एन उसके सामने खड़ा हो गया था। वो महरोज से कद में लंबा था, वजीहा था। मैंने इंटरव्यू लिया? उसने जैसे खुद कलामी की। तो फिर मैंने आंखों में घुरने वाला चैलेंज क्यों नहीं दिया? महरोज के आसाब अलर्ट हो गए थे, दिल की धड़कनें भी तेज हो गई थी। हाँ, पहले क्यों गौर नहीं किया था उस पर? वो तो खुद हैरान था कि उसने इंटरव्यू लिया। कैसे? उसने खुद से सवाल पूछा। वो आंखें बंद कर उसके तासुरात याद करने लगी। वो सिर्फ एक लम्हे को चौका था। उसके आबरू इकट्ठे होकर फिर सीधे हो गए थे। महरोज की आंखें फौरन खुल गई थी। 150 अल्फाज की इनॉग्रेशन स्पीच लिखें। समझें, आज इस कंपनी का इफ्तिताह है, तो सीईओ क्या कहेगा। आप चाहें तो लिखने के लिए 30 मिनट ले सकती हैं। आवाज। महरोज ने खुद कलामी की थी। आवाज में भी कितना फर्क था। आदम तेज तेज बात करता है जैसे उसे जल्दी है, और दूसरा शख्स उसके लहजे में ठहराव है। और सरजोश, वो भी ठहरे हुए लहजे में लेक्चर देते हैं। महरोज उलझे हुए धागों को आहिस्ता आहिस्ता सुलझाते हुए एक्साइटेड महसूस हो रही थी। अगर दोनों एक शख्स हुए तो फिर मुझे सरजोश ने जान पहचान की बुनियाद पर यहाँ जॉब दी। मगर वो ऐसा क्यों करेंगे? और आदम, अगर उस कंपनी के असल सीईओ आदम है तो फिर सरजोश क्या है? बहरूप। सब बहरूप हैं। महरोज सूप का प्याला फर्श पर रखकर फौरन खड़ी हो गई थी और मेज पर पड़ा अपना मोबाइल उठाकर प्रीति को फोन मिलाया था। 2 बेल्स जाने के बाद ही फोन उठा लिया गया था। हेलो माँ, सुनो, मेरे पास एक बड़ी स्पाइसी और थ्रिलिंग न्यूज़ है। महरोज पुरजोश महसूस करती लॉन्च में ही दाएं बाएं वॉक करने लगी। क्या? इस कंपनी के एक नहीं, या तो 2 बॉस हैं या कोई एक नकल बॉस है। क्या कह रही हो? देखो, बल्कि मैं शुरू से बताती हूँ। महरोज कद आमद खिड़कियों के पास उभरी हुई दीवार पर बैठकर खिड़कियों से बाहर नजर आती आसमान को छूती इमारतों को देखते हुए उसे उस कंपनी में पहले दिन की तजर्बे की कहानी सुनाने लगी। उसकी आंखों में चमक थी। बाथरूम में गर्म पानी की वजह से भाप इकट्ठी हो गई थी। जिस कमरे में ये बाथरूम था उसका दरवाजा खुला हुआ था। इस कमरे के साथ ही लिविंग रूम था जिसमें अजहान बैठा पाँव मेज पर रखे लैपटॉप पर कुछ पढ़ रहा था। वह सफेद जींस शर्ट में मलबूस था। बाथरूम से बाथरूम सिंगर की आवाजें आ रही थी। जब जब आदम इस अपार्टमेंट में रहने आता तब तब उस अपार्टमेंट का हाल बुरा होता था। वेयर हैव यू बीन? वो शैम्पू को माइक बनाए शावर तले खड़े जोर शोर से गा रहा था। वो जानता था कि अजहान उसके शोर शराबे से कितना चिढ़ता है। ये आदम की फितरत थी कि अगर उसे पता लग जाए कि कोई उसकी एक आदत से चिढ़ रहा है तो वो उसे और चिढ़ाता था। उसको बस उसकी वीकनेस चाहिए होती थी और फिर वो अपनी फितरत के मुताबिक उसे जिस करके रख देता था। वो थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाजा खोलकर मुंह बाहर निकाल लेता था और गाने का फिकरा ऊंची आवाज में गाकर फिर दरवाजा बंद कर देता था। अजहान लब भींचे डॉक्यूमेंट को नीचे करता पढ़ने की कोशिश कर रहा था, मगर आदम की आवाज उसे फोकस नहीं करने दे रही थी। वो लैपटॉप सोफे पर पटकता किचन की तरफ बढ़ा था। रेक से बाउल निकालकर उसने किचन कैबिनेट से मादा निकाला था। आदम को डस्ट एलर्जी थी और अब उसे खामोश कराने का यही वाहिद हल था। अजहान बाउल लिए कमरे की तरफ आया था जिसके बाथरूम से आदम उर्फ निकी मिनाज की रेप की आवाजें आ रही थी। अजान कमर पर हाथ रखे एन बाथरूम के दरवाजे के सामने खड़ा था। अब बस दरवाजा खुलने का इंतजार था। दरवाजा जैसे ही खुला अजान ने एक सेकंड जाया किए बगैर उसके मुंह पर बाउल उछाल दिया था। ओए ओए जलील!
उसके गीले चेहरे पर मैदा चिपक कर अब लई बन चुकी थी। कुछ मैदा उसकी आंखों में भी घुसा था। आदम आंखों को अंगूठों से मसलता कोहनी की मदद से दरवाजा बंद कर चुका था। आसान बोल के मुंह पर उछालता हुआ फौरन पलटा था। जलील, तुम जानते हो मुझे डस्ट। वो बाकी का जुमला अदा नहीं कर पाया और छींक पड़ा था। तुम्हारा यही इलाज है, अब गाओ माई एनाकोंडा। उसका मजाक उड़ाता कमरे से बाहर निकला था। उधर रहेगा, वो बाथरूम से ही चिल्लाया था। प्रीति बालकनी का स्लाइडिंग दरवाजा बंद करके अंदर दाखिल हुई थी। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। आसान वापस सोफे पर बैठते हुए लैपटॉप गोद में रख चुका था। क्या आज तुम भी हाइकिंग पर गए थे? प्रीति ने उसे देखते हुए सीने पर हाथ बांध लिए थे। वो और प्रीति अक्सर उर्दू में बात करते थे। मैं वीकेंड्स पर जाता हूँ। आसान शर्ट के बाजू फोल्ड करने लगा। तुम्हें पता है महरोज की कॉल थी। आसान के हाथ थमे थे। वो सरजोश और हमारी कंपनी के सीईओ का मुआवजा कर रही थी। वो बहुत हद तक दुरुस्त थी और तुम तक पहुंच भी चुकी है, मगर मैं उसे फिलहाल के लिए टाल चुकी हूँ। प्रीति बाल को कान के पीछे उलझते छोटे से नर्म सोफे पर बैठी थी। क्यों तुमने सरजोश को रूप धारा था? उस दिन कल्चरल वीक में देखते ही तुम्हें पहचान गई थी मैं। क्यों एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने? इतना बड़ा रिस्क। आसान इत्मीनान से बैठा नजरें झुकाए दूसरे बाजू की आस्तीन भी फोल्ड करने लगा। क्यों इतने घुन्ने हो? वी आर टीम। कम अज कम मुझे और आदम को सब पता होना चाहिए। कुछ मेरी जिंदगी में पर्सनल मामला भी हैं कि नहीं? आसान का लहजा कहीं से भी नर्म नहीं था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में सख्ती आ गई थी। पर्सनल? तो महरोज पर्सनल है? आसान उसे जवाब देने के बजाय लैपटॉप उठाता खड़ा हो गया था। अगर उसके लिए कुछ फील करते हो तो यूं उसे स्टॉक मत करो। लड़कियां स्टॉकर को नहीं, हीरोज को पसंद करती हैं। प्रीति घुटनों के गिर्द बाजू बांधते हुए अपनी तरफ से उसे मुफीद मशवरा फराहम कर रही थी, जिसे वो सुनी अनसुनी करता आगे बढ़ा था। आज ही मेरे हाथों कत्ल होगा। आदम की चीखती चिंगारती आवाज पर आसान अपनी जगह ठहरा था। उसने सर झुकाकर गहरा सांस लिया था। ये 30 साला मर्द आखिर कब सीरियस होगा? आदम की नाक छींकने की वजह से सुर्ख थी। उसके शहद रंग बालों से पानी टपक रहा था। उसके हाथों में पकड़े रेजर को देखकर प्रीति ने सर पकड़ लिया था। आदम ने कई बार सोते हुए अजहान की आईब्रो पर भी वही कट लगाया था जो वो अपने लिए लगाया करता था, और उसका नतीजा अजहान की जानिब से भी कई रद्द अमल होता था। एक बार अजहान की मूछें रख लेने पर सोते में उसकी मूछों में उसने कुछ नक्शे बनाने की नाकाम कोशिश की थी, और पिछली बार उसके कान के पास से बाल उड़ाए गए थे। आसान जितना भी मोहतात रह लेता, आदम अपना काम सफाई से कर जाता था। आसान फौरन बालकनी की तरफ बढ़ा था और बाहर ही निकलते हुए स्लाइडिंग दरवाजा लॉक कर दिया था। देखना, तुम इस बार सारी भवें साफ करूंगा तुम्हारी। आदम स्लाइडिंग दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ा उसे धमका रहा था। आसान हाथ झल्लाकर आगे बढ़ा था, जैसे कह रहा हो, जो करना है करो। वो बालकनी में रखी कुर्सियों में से एक पर बैठ चुका था। लैपटॉप उसके गोद में रखा हुआ था। आसान लैपटॉप पर रखे अपने दोनों हाथों को देखने लगा, और देखते ही देखते वो उस लम्हे में जा पहुंचा था जिसमें वो कैद हो गया था, कैद कर लिया गया था। 1 साल पहले आसान कैपुचिनो का डिस्पोजल मग उठाए कॉफी शॉप से बाहर निकला था। ठंड इस कदर थी कि उसके नाक भी बर्फ जैसी महसूस हो रही थी। वो लॉन्ग कोट पहने मफलर को गर्दन के गिर्द बांधे हुए था। कुछ दिनों पहले ही आदम ने उसके कान के पास बाल उड़ाए थे। वो चलते हुए सिग्नल पर खड़ा हो गया था, सुर्ख इशारे के इंतजार में गर्दन इधर उधर घुमाते हुए। उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ छोटे से चार्ज की सीढ़ियों पर बैठी लड़की पर पड़ी थी, जो वक्फे वक्फे से गले में पहने मफलर से नाक पहुंच रही थी। उसकी आंखें रोने की वजह से सुर्ख हो चुकी थी। उसके चेहरे पर रकम मायूसी और खौफ देखकर आसान का दिल डूबा था। वो हर थोड़ी देर बाद अपने दाएं हाथ की पुष्ट से माथा भी पीट लेती थी। उसे उस लड़की में अपने बचपन की झलक नजर आई थी। ट्रैफिक का इशारा सुर्ख हो चुका था। गाड़ियां रुक चुकी थी। आसान उसके करीब खड़े लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखकर जैसे होश में आया था। वो भी फौरन ज़ेब्रा क्रॉसिंग पार करके दूसरी तरफ बने फुटपाथ पर पहुंचा था। वो कितनी देर खड़ा यही सोचता रहा कि उस लड़की से बात करे या नहीं। वो शक्ल से एशिया की रहने वाली लगती थी। एक फैसले पर पहुंचते हुए उसने कदम आगे बढ़ाए थे। जूजू वो लड़की के करीब बढ़ता जा रहा था। उसे सू सू की आवाज भी सुनाई देने लगी थी। वो किसी और जुबान में रोते हुए दुहाई भी देती थी। उसके करीब खड़े हो जाने पर उसने उस लड़की के चेहरे पर बहुत से तिल देख लिए थे। वो गोरी सी आम शक्ल व सूरत की लड़की थी, जिसके होठों का ऊपरी हिस्सा हजारों कतार रोने की वजह से सुर्ख हो चुका था। आपकी मदद कर सकता हूँ मैं? अजहान ने गला खुंकार कर शाइस्ता अंग्रेजी में उससे पूछा था। महरोज ने घबराकर सर उठाया था और फिर फौरन मोहतात होती ना महसूस अंदाज में सीढ़ियों पर बैठे बैठे दूसरी तरफ खिसकने लगी, जैसे भागने के लिए पर तोल रही हो। मैं बुरा नहीं हूँ। तो मैं क्या करूँ? जाओ अपना काम करो।
महरोज ने दुरुस्ती से कहते हुए पाँव के पास पड़े बैग को मजबूती से थाम लिया था। उसकी नजरें सड़क पर मरकूज थी। किसी ने धोखा दिया है। वैसे फ्रीबर्ग में ऐसे लोग कम होते हैं। नहीं आई हो। महरोज उसके इतने ठीक क्यास पर दम्बा खुद रह गई थी। आप मुझे जाओ यहाँ से वरना। महरोज ने हाथ में पकड़ी हुई ईंट उठाई, हाथ हवा में छोड़ गई थी, जैसे तुम भी कर रही हो कि जाओ वरना मार दूंगी। ओके रिलैक्स। आसान 2 कदम पीछे हटा था। उसने नाक तक मफलर चला रखी थी। बाएं हाथ में पकड़ी कॉफी को उसने झुककर सीढ़ियों पर रखा था। ये पी लो, ठंड बहुत है बाहर। मैं चलता हूँ। नहीं पीनी कॉफी, अपने साथ ले जाओ। महरोज हाथ पहलू में गिरा चुकी थी। उसने सर को स्कार्फ से ढांपा हुआ था। बर्ग में उन दिनों बला की सर्दी पड़ रही थी। अगर रास्ता भूल गई हो तो मैं गाइड भी कर सकता हूँ। अचान ने एक बार फिर मदद की पेशकश की थी। महरोज इश्तियाल में आती बाएं हाथ में बैग थामकर घसीटते हुए सीढ़ियों से उतरने लगी और तेज तेज आगे बढ़ने लगी। अजान चंद पल यूं ही खड़ा रहा और कुछ सोचते हुए कोट की जेब में मोबाइल निकालकर प्रीति को फोन मिला चुका था। उसकी नजरें महरोज की पुष्ट पर थी, जो तेज तेज चलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। हेलो। दूसरी तरफ से फोन उठा लिया गया था। प्रीति, एक लड़की है बेयारो मदद कर। मुझसे घबरा रही है, पर अगर तुम उससे बात करोगी तो शायद एक लड़की से खुलकर बात करे। मुझे वो साउथ एशिया की लगती है। या तो वो अपनी चीजें कहीं गुम कर आई है या पैसे गुम हो गए हैं। लेकिन एक बात कंफर्म है कि वो नहीं है यहाँ। मैं अपनी लोकेशन भेजता हूँ तुम्हें, तुम मेरी लाइव लोकेशन फॉलो करती आओ। अपने तरीके से उसकी मदद करना। गॉट इट। गॉट इट। दूसरी तरफ से फोन काट दिया गया था। आसान महरोज के कुछ फासले रखकर उसका पीछा कर रहा था। वो चलते चलते थक चुकी थी। फ्रीबर्ग में बने बुर्ज के पास वो थक कर खड़ी हो गई थी और वहीं बैग रखते हुए वो बुर्ज के पास बनी छोटी सी दीवार पर बैठ गई थी। वो इतना थक चुकी थी कि अब उसे रोना भी नहीं आ रहा था। वो आंखें मूंदे झटके खा खा कर नींद पूरी करती और कभी जागकर इधर उधर नजर दौड़ा लेती। आसान उससे फासले पर बर्स की दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया था। वो गाहे बगाहे महरोज पर नजर भी डाल लेता था। वो आंखें मूंदे जब झटका खाकर आंखें खोलती थी तो ऐसा लगता था जैसे बहुत हैरान हुई हो। उसकी हर बार की हैरानी अजान को मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। कुछ ही देर में उसे प्रीति की साइकिल नजर आ गई थी। अजान के रिस्ट वॉच पर प्रीति का नाम जगमगाया था। अजान ने कान में लगा आला दबाया था। ये बर्ड्स के पास बैठी हुई लड़की। प्रीति सर हिलाकर उसके करीब ही अपने साइकिल रोक चुकी थी। वो अच्छे खासे गर्म लिबास में मलबूस थी। कॉल उसने बंद नहीं की थी। हेलो। प्रीति चेहरे पर मखसूस मुस्कुराहट सजाते हुए महरोज को जगा चुकी थी। महरोज के आसाब पूरे तरीके से जाग गए थे। महरोज ने मुंह उठाए उसे हैरानी से देखा था। मैं प्रीति शर्मा हूँ, और तुम? वो उसके करीब ही खड़ी हो गई थी। प्रीति शर्मा? महरोज ने उसका नाम जेरे लब दोहराया था। उसे कुछ ढारस बंदी थी कि वो अगर इंडियन है तो उर्दू भी समझ सकती है। महरोज जरार। उसने खराब गले के साथ अपना नाम लिया था। अजान जेबों में हाथ डाले एयरपीस से उसकी आवाज सुन रहा था। इतनी ठंड में बैग लिए यहाँ क्यों बैठी हो? प्रीति दोस्ताना अंदाज में कहते हुए उसके बराबर में बैठ गई थी। दूर लगी पोज से यहाँ हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, जिसमें वो महरोज की मुतवर्रम आंखें और सुर्ख नाक देख रही थी। मैं उसका गला आंसू से भरने लगा था। पाकिस्तान से आई हूँ, कुछ दिन हो गए हैं यहाँ। वो ठहर ठहर कर बोल रही थी। मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रीबर्ग में एडमिशन हुआ है। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ। महरोज ने अंग्रेजी में पूछे गए सवाल का जवाब उर्दू में दिया था। प्रीति ने हैरानी से महरोज को देखा था और फिर वो भी मुस्कुराकर हिंदी में बात करने लगी। गुड। तो परेशानी किस बात की है? रहने की। महरोज ने फौरन अपना मसला बताया था। आसान मुंह से भाप निकालता हुआ जोगर से घास इधर उधर करने लगा। वो जहाँ मैं ठहरी थी वहाँ मेरा बैग चोरी हो गया। महरोज की आंखों में नमी तैरने लगी थी। पासपोर्ट वगैरह और जरूरी कागजात तो पास हैं या वो भी? प्रीति हकीकतन परेशान हुई थी। आसान का सांस भी रुका था। वो बच गए, इस बैग में है। प्रीति और अहसान ने एक साथ सुख का सांस लिया था। मैं गैर मुल्क में हूँ और निहायत ही गैर आरामदेह महसूस कर रही हूँ। मुझे यहाँ आए बस 5 दिन ही हुए हैं और देखो मेरा बैग चोरी हो गया। इसमें पैसे थे, सारे पैसे ही उसमें थे। मैंने कपड़े के नीचे छुपाए थे। मैं सुबह जॉब के लिए गई थी और जब वापस आई तो मेरा बैग अलमारी में नहीं था। ये वाला मैंने बेड के नीचे रखा था। मैं अमले के पास गई, उनसे शिकायत की, मगर वो ऐसे बने रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ना ही मुझे सीसीटीवी दिखा रहे हैं। मुझे बहुत अजीब लगा। आज बैग चोरी हुआ है, कल पता नहीं क्या हो जाए। मुझे अपना आप वहाँ सेफ नहीं लगा और मैं वो छोड़ तो आई हूँ, पर पिछले 2 दिनों से हॉस्टल के लिए ख्वार हो रही हूँ। मैंने बेवकूफ़ी ये की कि सारे पैसे एक में ही रख दिए। अब मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है, ना रहने को,
ठिकाना है और ना ही हॉस्टल को कुछ पता है। महरोज ने भराई हुए गले में कहा था। बेवकूफ़ी तो की है, मगर बेवकूफ़ी नहीं करोगी तो सीखोगी कैसे? हम सभी बेवकूफ़ियाँ करते हैं, पर शुक्र करो, पासपोर्ट सेफ है तुम्हारा। पैसों का क्या है, कमा लोगी। पासपोर्ट की बड़ी ख्वारी होती है। खैर, मेरे साथ चलो। प्रीति ने फौरन उसका ठंडा हाथ थामा था। आसान गर्दन मोड़े महरोज को देख रहा था, जो अब एक लड़की की वजह से कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। कहाँ? मेरा हॉस्टल। पेमेंट का क्या करोगी? महरोज ने यासियत से उसे देखा था। यार, सस्ता सा बोर्डिंग हाउस है, दो कोरियन बहनें चलाती हैं, तुम वैसे भी बरसरे रोजगार हो। अगले महीने मुझे मेरा कर्ज दे देना। प्रीति लिसानियत से कहती हुई उसका हाथ थामे खड़ी हो गई थी। आसानी हुई, उस बोर्डिंग हाउस भी चला गया था। वह कभी कभार बाहर से बोर्डिंग हाउस देखने चला जाता था। प्रीति रोजाना शाम को उसे साइकिल चलाना सिखाती थी। वह पेडल पर पाँव रखते ही लड़खड़ाने लग जाती थी और गिर जाती थी। उसके आबशार जैसे बाल सड़क पर फैल जाते थे। और यूं ही एक दिन सड़क के दाएं बाएं बनी बाजार के बीच ट्रेन की पटरी पर साइकिल चला रही थी और प्रीति उसका हौसला बढ़ाती हुई उसके साथ साथ चल रही थी कि बच्चे को सामने से आता देखकर उसने बुरी तरह से टर्न लिया था और वो गिर पड़ी थी। उसके बाल बकले के पानी में गिरकर गीले हो चुके थे। उसका दायां गाल भी बुरी तरह से जमीन से लगा था। आसान जींस की जेबों में हाथ डाले अफसोस से मैं उसको देख रहा था और एक नफरत भरी निगाह बकले पर डाली थी। क्या जरूरत थी यहाँ बकले बनाने की? इतने लंबे बाल है तुम्हारे, काट लो थोड़े से। प्रीति बकले के पानी से उसके बाल हटाते हुए अपनी राय दे रही थी। मोरे नाराज हो जाएंगी। महरोज बाएं गाल पर हाथ रखे उठने की कोशिश कर रही थी। उसके बालों की नोकों से पानी टपक रहा था। बाल काटने पर तुम्हारी मोरे क्यों नाराज होंगी? प्रीति ने उसे हैरत से देखा था, जो अपने बाल झाड़ रही थी। हमारे खानदान की लड़कियों के बाल यूं ही कमर से नीचे तक लंबे होते हैं और उसे काटते नहीं हैं। बस एक बार उनसे बाल काटने की फरमाइश की तो उन्होंने डांट दिया था। अब यहाँ तो नहीं है ना वो, यहाँ काट लो। प्रीति ने उसे हाथ से पकड़कर उठाने लगी थी। नहीं, मैं कोई भी काम अपने माँ बाप को बताए बगैर नहीं करती। प्रीति बस उसे देख कर रह गई थी। प्रीति कुछ महीने ही उस हॉस्टल में रही थी और फिर अपनी साइकिल महरोज के हवाले करती फ्रीबर्ग छोड़ चुकी थी। महरोज फूल पौधों की डालदा थी। वो खूबसूरत फूल और पौधों के पास खड़ी हो जाती थी, कभी पानी भी डालती थी। वो यूं ही रोजाना सुबह फूलों की शॉप पर आती थी। पहले वो कैफे के लिए बगोने के फूल खरीदने लगी और अपने लिए पिंक लिलीज। ऑटो की फरमाइश पर वो कैफे के लिए भी पिंक लिलीज लेने लगी थी। आसान मैगजीन चेहरे के आगे पकड़े, रोजाना टांग पर टांग रखे कुर्सी पर बैठे सुबह यहाँ आ जाता था। वो क्यों आता था, उसका तो तयन वो भी नहीं कर सका था। वो स्टोकर नहीं था, स्टोकर बनता गया। वो बस कभी कभार उसे देखने आता था। उसे समझ नहीं आती थी कि वो उसे कैसे अप्रोच करे, और फिर वो खुद से सवाल पूछ लेता था कि वो उसे क्यों अप्रोच करना चाहता है। सिर्फ एक दिन उसने अपनी साइकिल के लिए फूल नहीं खरीदे थे। उसने बहुत दुख के साथ अपनी साइकिल को देखा था। उसके जाते ही अजान उठा था और फौरन फ्लावर शॉप पर पिंक लिलीज खरीदता हुआ अपनी गाड़ी में बैठ चुका था। वो माचो कैफे के बाहर खड़ी महरूज की साइकिल के खाली टोकरे में फूल रखकर वहीं बैठ जाना चाहता था, मगर जरूरी कॉल मौसूल होने पर वो चला गया था। वो रुक जाना चाहता था, महरूज के चेहरे के तासुरात देख लेना चाहता था, पर ऐसा नहीं हो सका था। और यूं वो पहले कभी कभार और फिर रोजाना महरोज की साइकिल की टोकरी में फूल रखने लगा। महरोज फूलों को देखकर पहले पहल हैरान होने लगी और फिर मुस्कुरा दिया करती थी, और उसकी मुस्कुराहट देखकर अजहान के लब भी नामहसूस अंदाज में मुस्कुराहट में ढल जाते थे। वो बीच में कुछ अरसा गायब रहा और वापस फ्रीबर्ग आने पर उसने जिसको देखना था वह महरोज थी। वो उस रात अपनी गाड़ी के इंजन में खराबी की वजह से पैदल चल रहा था। उसे जल्द अज जल्द ट्रेन स्टॉप तक पहुंचना था। वो सर्दी से ठिठुरते हुए शॉर्टकट रास्ता लेना चाह रहा था कि उसे एक नीम अंधेरे गली में चार मर्द पीछे और एक आगे खड़ा नजर आया। आसान तजस्सुस के मारे आगे बढ़ता गया और चार मर्दों के एन बाई तरफ खड़े होकर उसे एक ब्लोंड बालों वाली और एक काले लंबे बालों वाली लड़की नजर आई थी, जो दो कद्दू हवा में लहराते हुए सामने वाले को डराने की कोशिश कर रही थी। उस शख्स के करीब जाने पर महरोज ने कद्दू से उसका सीना मारना शुरू किया था। उसकी बचकाना हरकत पर सारे मर्द एक साथ हंस रहे थे। अजहान लब भींच कर जींस की जेब से मास्क निकाल चुका था। सबके कहके उसे जहर की तरह लग रहे थे। वो शख्स महरोज के बालों को पकड़े उसे ऐसे घसीट रहा था जैसे वो कोई बेजान शय हो। अजहान के दिमाग की नसें फूल गई थी। वो अपने करीब खड़े शख्स को धक्का देते आगे बढ़ा था। महरोज का पाँव बकले में फंस चुका था और उसके पेट पर एक लात पड़ चुकी थी। वो फौरन से एक और लात भी मार देना चाहता था कि अजहान ने उसकी लात में अपना पाँव फंसाकर उसे अपनी तरफ खींचा था और उसके चेहरे पर मुक्कों की बरसात कर दी थी।
वो एक था और उसके मुकाबले में 5 मर्द थे। उसके बावजूद वो उन पाँचों का कीमा बनाता अपनी भड़ास उन पर निकाल रहा था। उसकी नज़र तब महरोज पर पड़ी थी जब पोलिना उसे होश मिला रही थी। वो आखिरी शख्स का भरकस निकाल कर उनकी तरफ बढ़ा था। महरोज कुछ घबराई सी उसे देख रही थी। उसका अपना दिल भी धड़क रहा था। वह बराह रास्त अब उससे दूसरे दफा मुखातिब हुआ था। महरोज जख्मी थी और उससे मदद नहीं लेना चाहती थी, मगर वह मसर था कि उसे अस्पताल ही जाना चाहिए। बिलाखिर महरोज को हार मानता हुआ देखकर उसने सुख का सांस लिया था। अस्पताल में चेहरे से नकाब उतारकर वह ग्लव्स पहनकर महरोज के पैर से जुराब उतार रहा था। पोलिना की उस पर गड़ी मुसलसल नजर उसे गैर आराम देकर रही थी। उसके बाल नेचुरली कर्ल थे, पर वह और भी कर्ल्स डाल लिया करता था। उसकी बढ़ी हुई दाढ़ी उस पर जच रही थी। आप कैसे वहां पहुंचे थे? महरोज के सवाल पर अजान के हाथ थमे थे, सिर्फ एक लम्हे के लिए। उसने आधे सच और आधे झूठ के आमेजिश करके जवाब दिया था। आपका नाम? अगला सवाल। अजान ने सिर्फ एक लम्हा लिया था सोचने के लिए और फिर उसी अस्पताल में इस्तेमाल होने वाला नाम बताया था। वो यूं महरोज से मुलाकात नहीं चाहता था, पर उसे मिलना पड़ा। जब वह महरोज का टखना देखने के लिए जींस जरा सी ऊपर खींचने लगा, तो महरोज के एकदम शोर डालने पर वो पीछे हट गया था। शायद वो किसी मर्द से अपना टखना चेक नहीं करवाना चाहती थी। वो यही सोचते हुए पीछे हट गया था। उस वाक्य के एक हफ्ते बाद ही उसे महरोज का मैसेज रिसीव हुआ था कि वो उस इलाज पर लगने वाले पैसे लौटाने आ रही है। अजहान फ्रैंकफर्ट के लिए निकलने वाला था कि महरोज का मैसेज पढ़कर उसने थ्रेड चर्च से कार मोड़ ली थी। वो रेस ड्राइव करता अस्पताल पहुंचा था और अस्पताल के पिछवाड़े में दीवार से लगी पाइप फलांगता हुआ बालकनी तक आया था और खिड़की ऊपर खींचकर वह कमरे के अंदर दाखिल हुआ था। वो मखसूस नंबर डायल करता रिसेप्शन को महरोज का बता चुका था। वो बालों में हाथ फेरता इंतजार करने लगा। रिसेप्शन से इत्तला मिलने पर वो अपने कमरे से बाहर निकला था और महरोज को अपने पीछे आने का कहकर वो जानबूझकर उस बालकनी में गया था। यहाँ बहुत से पौधे लगे हुए थे। महरोज पौधों को देखकर मबहूत सी हो गई थी। अजहान की नजर अपने जॉगर्स पर पड़ी थी जिससे मिट्टी चिपक गई थी और वो खासी दूर तक अपनी छाप छोड़ चुके थे, पर महरोज ने उसकी जॉगर्स की तरफ एक बार भी नहीं देखा था। महरोज उसे पैसे वापस लौटाने पर मसरूर थी और वो लेने से झिझक रहा था। वह महरोज से पैसे नहीं लेना चाहता था, पर वो उस पर अपना गलत तासुर भी नहीं डालना चाहता था। उसने फेवर मांगा नहीं था, तो वो ये फेवर देता कैसे? उसने वो पैसे ले लिए थे। उसे अगले हफ्ते ग्रीन अर्थ इवेंट में जाना था और उसे पेशकश की गई थी कि वो और लोगों को भी इनवाइट कर सकता है। उसने झट से महरोज को ग्रीन अर्थ का बताया था। उससे मिलने का एक और बहाना। डॉक्टर अब्दुल्ला से सर जोश तक का सफर भी कुछ आसान नहीं था। वह अक्सर इस पार्क में आया करता था और ये भी सच था कि वो ये पार्क नौजवानों की खुदकुशी की वजह से मकबूल था। वो पानी के किनारे पर खड़ी महरोज को देखकर वाकईतन बौखला गया था और तेजी से उसकी तरफ भागा था। अगर वह एक सेकंड की ताखिर भी कर देता, तो महरोज उस ठंडे बहते पानी में पैर फिसलने की वजह से गिर जाती। महरोज की सुर्ख मुतवरम आंखें उससे पहली मुलाकात की याद दिला गया था। वो अपनी बेचैनी उस पर वाज़ेह नहीं करना चाहता था और जल्द अज जल्द उसका मसला भी सुनना चाहता था। और उसका मसला थ्योरी के सर थे। उसके सारे बहरूप में से ये एक वाहिद बहरूप था जो उसने सबसे मख्फी रखा था। ये बहरूप उसका पर्सनल मैटर था। उसने बचपन में एक फिल्म देखी थी जिसमें उसका पसंदीदा किरदार खड़ूस मास्टर जी का था और थ्योरी के प्रोफेसर के किरदार के लिए उसके जहन में उसी खड़ूस मास्टर जी का ख्याल आया था। उसने ये लुक बनाते हुए जिंदगी में पहली दफा एंजॉय किया था, पर इससे पहले थ्योरी के सर को रास्ते से हटाना था। वो जल्द ही थ्योरी के सर की वीकनेस तक पहुंच गया था। वो बगैर मेरिट के वहां भर्ती हुआ था। अजहान की ब्लैकमेलिंग से घबराकर उसने डिपार्टमेंट में अपनी जगह अजहान के लिए बात कर ली थी और नोटिस पीरियड मुकम्मल किए बगैर ही वो यूनिवर्सिटी छोड़ गया था। उसके टर्टल नेक पर मफलर का अंदाज उसके डिपार्टमेंट में बहुत मकबूल हुआ था। वो पहली दफा शोहरत को एंजॉय कर रहा था। जब उसकी घनगरस पर सारे तलबा बुद्ध बन जाते थे, तो वो लब आपस में पेवस्त किए मुस्कुराहट छुपाता था। उसे पहली दफा टीचिंग प्रोफेसर में दिलचस्पी हुई थी। तलबा को उंगलियों पर नचाते हुए उसे मजा आने लगा था। असल थ्योरी के सर से बस पुश्त क्लासेस लेकर वो लेक्चर डिलीवर कर आता था और एक महीने बाद ही उसे अंदाजा हो गया था कि थ्योरी का बहुत सा हिस्सा वो पहले से ही जानता था। वो असल सर से ज्यादा पुरअसर लेक्चर देता था और अपने दिमाग में कोई नया पॉइंट आ जाने पर वो खुद भी हैरान हो जाता था। जैसे वो तलबा को पढ़ाते पढ़ाते खुद भी बहुत से पहलू पर गौर करने लगता था। और उन्हीं दिनों कल्चरल वीक में वो सर जोस की हैसियत से पाकिस्तानी ब्लॉक की तरफ पढ़ा था, मगर वहां प्रीति को देखकर वो फौरन निकल आया था। गले के गर्दन बंधे मफलर को
ढीला करते हुए वो फौरन यूनिवर्सिटी के हदूद से बाहर गया था। वो प्रीति की कॉल से डिस करता हुआ अस्पताल चला गया था। अगर उसने पूछ लिया कि वो क्यों रूप धारे हुए था तो वो क्या कहता? वो रात के 9 बजे अस्पताल से निकलने वाला था जब नर्स दूसरे नर्सेस के साथ स्ट्रेचर खींचते हुए अंदर आ रही थी। वो अस्पताल की लॉबी में ही खड़ा रह गया था। महरोज का माथा सूजा हुआ था और वो सुर्ख रंग में रंगी बेहोश स्ट्रेचर पर पड़ी हुई थी। क्या हुआ है इसे टाइला? वो टाइला के साथ साथ चलने लगा था। मुझे खुद भी नहीं पता, ये सीढ़ियों के पास गिरी मिली थी मुझे। मैं अपने बच्चे के लिए दूध लेने बाजार गई थी। बहुत मुश्किलों से इसे टैक्सी में बिठाकर लाई हूँ। टाइला उसे हॉलनुमा कमरे में दूसरे मरीजों के साथ लिटाने वाली थी कि अजहान के कहने पर उसके कमरे में स्ट्रेचर को घसीट दिया था। ये रंग? अजहान मशकूक नजरों से उसके कपड़ों के हाथों और पाँव पर गिरे हुए रंग को देख रहा था। रंग नहीं है ये, खून है। बू है इसमें खून की। टाइला उसके वजूद पर लिहाफ डालते हुए उसका दुपट्टा हाथ में पकड़ चुकी थी। खून? अजहान ने खुद कलामी करते हुए अपना फोन निकाला था। वो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पेज पर उंगली फेरता कुछ देर पहले के अपलोड वीडियोस देख रहा था। वो बहुत फुर्ती से कमेंट्स पढ़ता और नई अपलोड होने वाली वीडियोस को देखता। आफ्टर पार्टी में होने वाली बदमज़गी के बारे में जान चुका था। टाइला पानी का टब और तौलिया लिए अंदर दाखिल हुई थी। उसके साथ एक और नर्स भी थी जो अब महरोज के पास खड़ी उसका ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी। अजहान सीने पर हाथ बांधे लब आपस में पेवस्त किए टाइला को देख रहा था जो तौलिया पानी के टब में गीला करती महरोज के पाँव फिर टखने साफ करने लगी थी। वो अब तौलिया को गिरा करते हुए महरोज की कलाइयां और बाजू से खून साफ कर रही थी। जूजू उसके दाएं बाजू से कलाई से काफी ऊपर खून साफ होता गया। सफेद धब्बे रोनुमा होने लगे। अजहान के लब ढीले पड़े थे। वो सफेद निशानात उसके कोहनी से जरा ऊंचा और कोहनी को गोल गोल दायरे की सूरत ढापे हुए थे। अजहान के जहन में उससे पिछली मुलाकात का किस्सा लहरा गया था। महरोज का उसको सख्ती से इनकार करना, उसको अपनी टांग ना दिखाना, झिझकना, तो वो ये सब अपनी जिल्द की वजह से कर रही थी। वो उसे अपनी टांग दिखाने से इसलिए इनकारी थी कि उसे बर्स के सफेद दाग थे। वो गहरा सांस लेता अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ा था। टाइला, ऐसे दाग क्या उसे टांगों पर भी हैं? महरोज की तरफ से रुख मोड़े कुर्सी खिड़की की तरफ किए टाइला से मुखातिब था। हाँ, दोनों हाथों की कोहनियों और उससे जरा नीचे हैं और दोनों टांगों पर घुटने के पास और जरा नीचे जिल पर हैं। वो मसरूफ से अंदाज में बोलते हुए उसकी गर्दन भी साफ करने लगी थी। अजान बहुत देर तक खामोश रहा था। महरोज के होश में आ जाने पर उसने सिर्फ एक दफा उससे इस्तफसार किया था, पर महरोज ने उसके सवाल को सुनी अनसुनी कर दिया था। उसे सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि उसे लाया कौन। लेकिन इस बार अजान अपनी बात में सच्चा था। वो उसे वाकई नहीं लाया था। वो बेध्यानी में सुबह सरजोश के रूप में पहना मफलर भी यही अस्पताल ले आया था और ये भूल उससे पहली दफा हुई थी। वो फ्रैंकफर्ट वापस जाने के बजाय फ्रीबर्ग रुक गया था और सारी रात गेस्ट हाउस में उसने जागते गुजारी थी। वो ना जाने क्यों महरोज को सोच रहा था। वो अपने आप को कभी महरोज की जगह रखता और सोचता कि ये दाग उसके जिस्म पर होते तो वो क्या महसूस करता। अगर उस पर मजहब की बुनियाद पर रंग गिराया जाता, नफरत की जाती, तो उसका क्या रद्द अमल होता। उसकी जिंदगी में महरोज के आ जाने के बाद पहली गलती पोलिना से अपना नंबर शेयर करना था। पोलिना इस वाक्य के बाद एक दिन छोड़कर उसे गुड मॉर्निंग का मैसेज करती थी जिसे वो इग्नोर करने लगा। ग्रीन अर्थ इवेंट के दिन वो लाशौरी तौर पर महरोज का मुंतजिर था। वो बच्चों के साथ घुलता मिलता वक्त गुजारता रहा कि इवेंट के शुरू होने से 5 मिनट कबल ही महरोज साइकिल से उतरती नजर आई थी। वो पिंक सूट और पिंक फूल लगाए हुए कोई गुलाब ही लग रही थी। वो जल्दी से मेज से ग्लव्स उठाकर उसकी तरफ बढ़ा था। महरोज के साथ पोलिना को देखकर वो निहायत ही बदमजा हुआ था। वो पोलिना की वजह से महरोज को अवॉइड कर रहा था, मगर पोलिना उसके पीछे पीछे चल रही थी, उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। पोलिना उसकी जिंदगी का वो बाब था जिसे खोलने का उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। वो जिसे बंद करना चाहता था या फाड़ देना चाहता था, मगर वो चिमट गया था। उसे पोलिना से घबराहट होती थी। वो शायद पहला मर्द होगा जिसे एक औरत की नजरों से घबराहट महसूस होती थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि पोलिना उसके पीछे अस्पताल आएगी। वो शरीर कुफत में मुब्तला उसका मसला जान बन गई थी। वो मरीज़ इश्क बन गई थी। अजहान के एक बार इनकार करने पर वो बाज नहीं आई थी। वो जहाँ जाता वो उसका पीछा करती थी। वो ताकर कभी उस डोज कर देता था और कभी कई घंटे एक ही जगह बैठे गुजार देता था कि शायद वह उकता कर वहां से चली जाए। मगर उसकी मुस्तकिल मिजाजी अजहान को खौफजदा करने लगी थी। वो भी अब एक ऐसा ही दिल बन गया था जो किसी को चाहने लगा था। तो फिर वो एक और चाहने वाले का दिल कैसे तोड़ सकता था। उसे दिल के टूट जाने से खौफ आता था
और उसका हल यही था कि वो पॉलिना को अवॉइड करने के बजाय उसे कन्फ्रंट करे। वो उसे अस्पताल की सीढ़ियों पर खड़ा डांट रहा था। उसकी नीली आंखों में जमा हो जाने वाले आंसू से घबरा गया था, मगर वो पॉलिना को कबूल नहीं कर सकता था। वो जान गया था कि पॉलिना उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। वो अपने जज्बात में सच्ची थी, मगर वो भी अपने जज्बात में सच्चा था। वो अगर महरोज से मोहब्बत ना भी करता, तब भी पॉलिना की उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं बन सकती थी। वो अस्पताल के बाद आर्ट गैलरी और वहां उस कैंप तक जा चुकी थी, जो सड़क पर रहने वाले लोगों की मदद के लिए लगाया गया था। अज़ान ने उसे देखकर कुफत से सर झुका लिया था। वो जान गया था कि पॉलिना उसी की तरफ बढ़ रही थी। वो जितनी सख्ती से उसके साथ कर सकता था, कर रहा था। वो उसका दिल खुद से कटा करने के लिए दुरुस्ती से बात कर रहा था, पर पॉलिना पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। अज़ान जिस होता उठ गया था, मगर जैसे पॉलिना ने हार मानना सीखा ही नहीं था। वो माथा जख्मी किए अब उससे पट्टी करवाने पर बसी थी। वो पहली दफा किसी लड़की को फर्स्ट एड देते हुए नर्वस था। वो कभी नर्वस नहीं होता था, मगर अपने लिए किसी के दिल में जज्बात जानकर वो उसे इग्नोर नहीं कर पा रहा था। पोलिना उसके सामने भीख मांगते हुए खुद को उसकी नजरों में झुका रही थी। तुम्हारे दिल में महरोज है ना? ये सवाल अजान को हतमी फैसला करने पर मजबूर कर गई थी कि वो अब डॉक्टर अब्दुल्ला जमशेद का बहरूप मजीद नहीं ढारेगा। वो नहीं जानता था कि अगर महरोज पोलिना के मुंह से डॉक्टर अब्दुल्ला की फीलिंग्स के बारे में जान जाएगी तो कैसा रिएक्ट करेगी। मगर वो बहरूप जो उसे महरोज से मिलाने का बहाना बना था, वो दफन हो रहा था। इस बहरूप से न सिर्फ पॉलिना को दुख मिल रहा था, बल्कि वो खुद भी अजियत का शिकार हो रहा था। उसका दिल कुर्सियों में बटा था। उसे दुख और अजियत एक साथ महसूस हुआ था। शायद वो वाहिद बहरूप था जिसकी महरूज इज्जत करती थी। उसकी जिंदगी की दूसरी गलती आदम था। ऑटो के पास काम करने वाले ये कैफे छोड़कर स्कर्टिस आ चुके थे। आसान महरोज की वहाँ जॉब के बारे में जानकर कभी कभार माचो कैफे कॉफी पीने जाता था। और एक दिन कोने वाली मेज पर ऑटो और महरोज बैठे बातें कर रहे थे। महरोज परेशान थी। उसे जल्द अज जल्द कोई अच्छी जॉब चाहिए थी, जिसकी वजह से वो जल्द अज जल्द कर्ज उतार सके। अजान उसकी तरफ पुश्त किए बैठा सब सुन रहा था। उसने वहीं बैठे उन दो लड़कों में से एक से राब्ता करके समझाया था कि उसे ऑटो से राइटिंग जॉब की बात करनी है। ऑटो सहूलतकार बन गया था और महरोज उस जॉब के इंटरव्यू के लिए फ्रैंकफर्ट आ गई थी। अजहान ने एचआर टीम के एक बंदे को महरोज से छोटी सी स्पीच लिखवाने की हिदायत कर दी थी। वह एक नया रूप लेकर हरगिज महरोज के सामने जाना नहीं चाहता था, मगर उस दिन आदम ने एचआर को रुखसत करके खुद इंटरव्यू लिया था। यार बड़ी फनी लड़की थी। उफ। आदम ग्लास में पानी डालते हुए महरोज के साथ लगाए शर्ट पर हंस रहा था। वो किचन में खड़ा इंटरव्यू की रोदाद अजहान को सुना रहा था और अजहान सोफे की पुश्त पर बैठा बेतासुर निगाहों से उसे देख रहा था। बड़े वक्त बाद कोई एशिया की लड़की आई थी तो उसे तंग करने में मजा आया। पाकिस्तान की लड़कियां शर्माती हैं, मैंने प्रीति से सुना था। आज देख भी लिया, मुझे तो गुदगुदी हो रही थी। आदम ग्लास मुंह से लगा चुका था, पर अजहान के चेहरे के नाकाबिले फहम तासुरात उसे चौंका गए थे। क्या हुआ? आदम ने हाथ की पुश्त से होंठ साफ करते हुए उससे इस्तफसार किया था। वो जरूरतमंद थी। अगर तुम सिर्फ एक दिन नागा कर लेते इन हरकतों से, तो क्या जाता? क्या तुम्हारे इर्द गिर्द और लोग कम हैं जो तुम्हें उसको भी तंग करना था? अजहान अपने गुस्से का इजहार करता मुड़ा था। रिलैक्स, आम सी एक लड़की थी, इसमें गुस्सा? शट अप। अजहान बिगड़े तासुरात के साथ कहता अपार्टमेंट से बाहर निकला था। वो खुद भी नहीं जानता था कि वो इतना बेसुकून क्यों हुआ था। शायद महरोज के खाली हाथ लौट जाने पर उसे गुस्सा आया था। उसने खुद को यही तवज्जो पेश की थी। वो कुछ दिन यही सोचता रहा था कि कैसे उसे दोबारा जॉब ऑफर की जाए। वो और तरकीब लड़ा रहा था कि अल्लाह ने खुद ब खुद उसके लिए रास्ता बना दिया था। महरोज ने एक बार फिर एचआर को ईमेल किया था और उससे अगली सुबह वो फ्रैंकफर्ट पहुंच गई थी। उसकी आमद का सुनकर अजहान ने खुद उसका इंटरव्यू लेने का फैसला किया था। वो माथे तक टोपी पहने, चेहरा कदरे छुपाए, दाएं रुख बैठा हुआ था। महरोज के चले जाने के बाद उसने सुख का सांस लिया था, मगर वो बराह रास्त उससे मिलना नहीं चाहता था। पर उसने न जाने कैसे उसमें और सरजोश में मुवासला ढूंढ ली थी। वो इवेंट की एनिवर्सरी के दिन सिर्फ तकरीब का जायजा लेने आया था। जब महरोज ने उसे देख लिया था और उसके पीछे चलने लगी थी, वो फुर्ती से हॉल से निकला था और हॉल के करीब दीवार में नस्ल दीवार जैसे रंग के दरवाजे को खोलता खुफिया रूम में छुप गया था। वो उस दिन भी उसे डोज करने में कामयाब हुआ था और पहाड़ियों पर भी उससे बच निकला था। उस दिन आदम का उसके थ्योरी की क्लास में आ धमकने से उसे अपना ये रूप भी खतरे में जाता महसूस हो रहा था।
वो एक लम्हे में ही आदम को पहचान गया था और आदम सिर्फ उसे जिस करने उसकी क्लास में आया था। उसे पोलिना के बाद आदम पर शदीद गुस्सा आया था, जो महरोज की तरफ जाते रास्ते में हाइल हुआ था। वो वापस फ्रैंकफर्ट आ जाने पर और सारी रात आदम का इंतजार करने के बाद उस नतीजे पर पहुंचा था कि आदम महरोज के साथ अक्सर पाया जाता था। सबसे पहले उसे शक वहां हुआ था जब आदम उसे एक राहगीर के तौर पर उसका तारुफ करवाता उसे रेस्टोरेंट खींच लाया था। और कुछ हफ्तों बाद उसे प्रीति से मालूम हुआ था कि वो तीनों एक हिंदुस्तानी शादी को क्रैश करने चले गए थे। उसके इर्द गिर्द खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई थी। या तो आदम सिर्फ वक्त गुजारी के लिए महरोज के साथ कोई एडवेंचर करना चाहता था, या और इस या पर आकर उसका दिल धक से रह जाता था, या वो भी महरोज के लिए सीरियस था। उसके लिए आदम को समझना इतना ही मुश्किल था जितना कि आदम के लिए आसान को समझना। सुबह ही इस अपार्टमेंट में नाश्ते की इस्तेहा अंगेज खुशबू फैल रही थी। महरोज अपना बैग पैक किए लॉन्च पर रख रही थी। मैं बहुत मिस करूंगी तुम्हें, फरहान ने ये जुमला 5वीं दफा दोहराया था। वो चिकन कीमे के पराठे हॉट पॉट में मुंतकिल करते हुए चूल्हा बंद कर चुकी थी। नाश्ता तकरीबन खत्म हो चुका था। महरोज टिश्यू से अपनी उंगलियां साफ करती फरहान को देखने लगी, जो अंडे का आखिरी लुकमा भी मुंह में रख रही थी। आप फीकी चाय क्यों पीती हैं? क्योंकि शुगर है मुझे, फरहान ने मुस्कुराकर अपना चाय का कप उठाया था। कब से है? पिछले 10 सालों से। मोरे को भी है तो मुझे तो होना ही था। फरहान ने यासियत से हंसते हुए चाय का घूंट लिया था। एक दफा बेबे के मुंह से निकला था कि आपको मीठा बहुत पसंद है। कभी कभी मीठा खाकर अपना शौक पूरा कर लेती हूँ। फरहान ने चाय का कप मेज पर रखते हुए ब्राउन बाल कान के पीछे उलझे थे। खान बाबा, महरोज ने झिझकते हुए सर उठाकर बात का आगाज किया था। बहुत अच्छे और हसास तबीयत के मालिक हैं। उन्हें प्यार करना आता है, इजहार करना नहीं। वो अल्फाज में बहुत अच्छे नहीं हैं, सादा से हैं। उन्हें तो बहुत बातें भी नहीं करनी आती। फरहा थोड़ी तले हाथ रख के मुस्कुराहट के साथ मैं उसको देख रही थी, जो अपने बाप का दिफा कर रही थी। चलो खान लाला, अच्छे भाई नहीं तो अच्छे बेटे, शोहर और बाप तो साबित हुए। फरहा के लहजे में ना तंज था ना कोई गिला। वो जैसे ही जान गई थी कि जो महरूमी खान लाला ने खुद महसूस की थी, वो महरूमी वो अपनी औलाद को कभी महसूस न होने देते। महरोज ने चेहरे पर आई लट को हल्का से पीछे किया था। वो जैसे कुछ देर के लिए लाजवाब हो गई थी। वो बहन भाई को मिलाना चाहती थी और उसका आगाज उसने फरहा से किया था। ये काम मुश्किल जरूर था, पर उसने ये सिर्फ यकीन के साथ शुरू किया था। हर काम की शुरुआत में खुद पर यकीन शामिल हो तो रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। खान बाबा शायद पहले जरा गुस्से के तेज हो, क्योंकि वो एक बाप होने के साथ पठान भी है, और पठान तो फिर बस गुस्से में चैंपियन है। महरोज खिसियानी हंसी हंसती थी, लेकिन मैंने कभी उन्हें मोरे को मारते नहीं देखा। मुझे उनसे बचपन में डर लगता था, क्योंकि वो हर वक्त संजीदा रहते थे, और उसकी वजह भी जान गई हूँ मैं। पर जब मैं बड़ी हुई तो खान बाबा ने जैसे अपना खौल तोड़ दिया था। अगर मैंने उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो उन्होंने भी मुझे मायूस नहीं किया। वो चाय के कप पर बन जाने वाली पतली सी तह को देख रही थी। फुप्पो, महरोज ने अगली बात कहने के लिए अल्फाज का चुनाव बहुत मोहतात अंदाज में किया था। क्या आप खान बाबा को नापसंद करती हैं? उनसे नफरत? महरोज का दिल डूबा था और वो अपने बाप के लिए नफरत का लफ्ज भी सही से अदा नहीं कर पाई थी। फरहा के चेहरे पर एक तारीख सा साया लहराया था। फरहा ने थोड़ी सी सर उठाकर गहरा सांस भरा था। उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। उनके चेहरे पर अब बढ़ने वाले तासुरात देखकर महरोज का दिल कांपा था। अगर उन्होंने कह दिया कि हाँ, नहीं, महरोज को अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकी थी। जरार तो उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करते थे, और फरहा ने नहीं कह दिया था। कैसे? अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि उसने कभी आपके साथ अच्छा भी किया होगा। ये सुना था मैंने। दादी बहुत सख्त हैं, मगर खानलाला उनके बिल्कुल उलट। अगर एक मर्द सख्त था तो एक नर्म, जो अपने इख्तियार के मुताबिक मुझे जितनी सहूलत दे सकता था, उसने देने की कोशिश की थी। अगर दादी रुलाते थे तो खानलाला हंसाते थे। अगर दादी किसी भी चीज को खरीदने से इनकार कर देते थे तो खानलाला वो चीज मुझे ला देते थे। मैं जानती हूँ कि वो सूरत हाल जो मैंने तुम सबके लिए बना दी थी वो बहुत मुश्किल थी। मैंने अपने साथ तुम लोगों की जानें भी खतरे में डाल दी थी, और घर के मर्द होने की हैसियत से मेरे भाई ने हम सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। मुझे उनसे अब कोई गिला नहीं। कोई भी इंसान अपना 100% नहीं दे सकता। हर इंसान कहीं ना कहीं मजबूर होकर हथियार डाल देता है। महरोज, मुझे अब उनसे कोई गिला नहीं। आई एम ग्लेड कि अपनी बेटी को उन्होंने सपोर्ट किया है, एटलीस्ट।
इस पर बाएं हाथ की कोनी रख दी थी। तुम 7 बच्चों के बाद पैदा हुई हो महरोज। खानलाला रिवायती पठानों में से नहीं है, जो रिवायतों में सांस लेते हों। वो बिल्कुल रिवायत छोड़ भी नहीं सके और मुकम्मल फॉलो भी नहीं कर सके थे। यास्मीन भाभी छठे बच्चे के बाद इतनी मायूस हो गई थी कि उन्होंने खानलाला को खुद शादी की इजाजत दे दी थी। खुद से दूसरी शादी की इजाजत देना एक औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है, पर खानलाला ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया था। बल्कि उन्होंने तो यास्मीन भाभी को और बच्चे पैदा करने से मना कर दिया था, पर यास्मीन भाभी राजी नहीं हुई थी। मैं समझती हूँ कि अपने शौहर को औलाद देना वो अपना फर्ज, अपनी जिम्मेदारी समझ रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सेहत का ख्याल भी नहीं रखा। तुम महरोज, फरहा ने महरोज के हाथ की पुश्त पर अपना दायां हाथ रखा था, हमारी फैमिली का अच्छा एडिशन हो। महरोज आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा दी थी। दिल नर्म हो तो बात मनवाना आसान हो जाती है, और रिश्तों को बरकरार रखने में ये नर्म दिल तो काम आते हैं। फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी में ये आखिरी हफ्ता चल रहा था, जिसके बाद पेपर्स का आगाज हो जाना था। आखिरी हफ्ते में यूनिवर्सिटी में ज्यादा ही तलबा से भर जाती थी। सुबह जाओ तो हुजूम, शाम को जाओ तो हुजूम, रात को जाओ तो हुजूम, और इसी हुजूम का हिस्सा महरोज और पोलिना भी थी। पोलिना महरोज के साथ अब पहले जैसा दोस्ताना अंदाज भी नहीं रखती थी और सर्द महरी भी नहीं दिखाती थी। प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट और रिसर्च वर्क जमा करा करा कर तलबा अपनी तवज्जो पढ़ाई की जाने मबजूल कर चुके थे। जुमा का दिन था और इंग्लिश डिपार्टमेंट का आखिरी पेपर था। थ्योरी का पेपर एक आसाब था और तलबा सर हाथों में थामे सवालात पर गौर फिक्र करते और लिखते जा रहे थे। पेपर खत्म होने में 15 मिनट रह गए थे जब सर जोश ने तमाम तलबा को पेपर वापस देने का हुक्म सादिर किया था। तमाम तलबा हक्का बक्का रह गए थे। उनके काउंटडाउन पर कुछ तलबा बड़बड़ाते हुए, कुछ रोते हुए और कुछ उन्हें कोसते हुए अपने आधे अधूरे पेपर थमाकर क्लास से बाहर निकले थे। सूरज की सुनहरी किरण महरोज ने अपने चेहरे पर महसूस करके सुख का सांस लिया था। उसने जैसे आज बहुत दिनों बाद सूरज की शक्ल देखी थी। वो ब्राउन खद्दर की फ्रॉक और हमरंग शॉल ओढ़े, बालों को फ्रेंच पोनी में बांधे लाइब्रेरी की तरफ रुक कर चुकी थी। उसे आज पोलिना से उसके बदले हुए रवैये की बात करनी थी। लाइब्रेरी के आगे बनी फाटक क्रॉस करके वो ताजमहल नुमा दरवाजा खोलकर लाइब्रेरी के अंदर दाखिल हुई थी, जहां खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया था। कुछ तलबा कुर्सियों पर बैठे हुए थे तो कुछ जगह न होने की वजह से जमीनों पर। महरोज निचले फ्लोर को छानने के बाद अब सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा रही थी। वो किताबों की रेक्स के पास बैठे लड़के लड़कियों को घूरती दूर कोने में बैठी ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की को पहचान गई थी, जिसने कुछ दिनों पहले ही अपने कानों से ऊपर तक काट लिए थे। हेलो, महरोज आहिस्ता में आवाज में कहते हुए उसके दाएं तरफ फर्श पर बैठ गई थी। मेरा कल है आखिरी पेपर। पोलिना ने उसे देखे बगैर ही जवाब दिया था, जैसे कह रही हो उसके पास बातचीत करने का वक्त नहीं है। जानती हूँ, मुझे भूख लग रही है, आओ कुछ खाते हैं। महरोज ने उसको बाजू से पकड़ा था। नहीं, मैं नहीं जा सकती, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है ये, और मुझे भूख भी नहीं लग रही। पोलिना ने निहायत आहिस्ता से अपना बाजू उसकी गिरफ्त से छुड़ाया था। तुम बहुत अजीब होती जा रही हो, महरोज ने उसे देखते हुए तशवीश से कहा था। मैं हमेशा से ही ऐसी थी। क्या, अजीब या बदतमीज? महरोज ने खुशगवार अंदाज में उसकी बात उड़ा दी थी। मैं खुद ही उठ जाती हूँ। पोलिना लैपटॉप फोल्ड करके उठ गई थी। महरोज जल्दी से बैग बाएं कंधे पर डालते हुए उठी थी। वी नीड टू टॉक। महरोज अब उसके बराबर चलते हुए संजीदा हो चुकी थी। वो एक लड़के की फैले टांगों को हलांगते हुए उसके रफ्तार मैच करने की कोशिश करने लगी। पोलिना लैपटॉप बाएं बगल में दबाए उसे नजरअंदाज किए सीढ़ियों पर पैर रख चुकी थी जब एकदम फायरिंग की आवाज निहायत ही करीब से आई थी। पोलिना के हाथ से लैपटॉप छूटकर सीढ़ियों पर लुढ़कने लगा। महरोज और पोलिना सीढ़ियों के दहाने पर घुटनों के बल बैठ गई थी। ऐसी ही हालत लाइब्रेरी में बैठे बहुत से तुलबा की थी। किसी ने खौफजदा होकर कानों पर हाथ रख लिए थे तो कोई जैसा सांस लेना भूल गया था। कुछ देर पहले की सरगोशियां बिन खामोशी में बदल चुकी थी। सीढ़ियों पर होने वाली धप-धप से महरोज का दिल कांप रहा था। सामने ही ग्रीन जैकेट्स में लंबे बाल और सुर्ख मफलर सर पर बांधे, हाथों में गन्स लिए 5-6 मर्द सीढ़ियां चढ़ रहे थे। वो इस कदर करख्त शक्ल के थे कि महरोज और पोलिना अपनी अपनी जगह जम गए थे। महरोज ने पहली दफा ऐसे हुलिये के लोगों को अपने सामने इतने करीब से देखा था, वरना इससे पहले ऐसे हुलिये के लोग उसने अंग्रेजी फिल्मों में देखे थे, जो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए दिखाए जाते हैं। उठो, करक शक्ल वाले ने पोलिना को बाजू से पकड़कर दीवार की तरफ धकेला था। महरोज के पांव हिलने से इनकारी थे। उसे भी जबरदस्ती उठाकर पोलिना के साथ खड़ा कर दिया गया था। महरोज के पांव इतनी शिद्दत से कांप रहे थे कि वो एक बार फिर गिर पड़ी थी। सारे कतार बनाकर नीचे चलो।
उन्होंने ऊंची आवाज में कहते हुए वो अपने साथियों की जानिब फेर लिया था। वो आपस में किसी दूसरी जबान में बात करते हुए किताबों के रैक्स के पास बैठे तुलबा पर बंदूकें ताने उन्हें घसीटते हुए आगे भेजते गए। कुछ तलबा मौके पर ही हवास खो बैठे थे। पोलिना महरोज को कंधे से सहारा दिए खड़ा कर चुकी थी और बाकी तलबा के साथ कतार में शामिल होकर सीढ़ियां उतरने लगी। ये वो जिहादी एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम है। महरोज को अपनी पुश्त पर एक लड़की की आवाज सुनाई दी थी। तुमने पुलिस को कॉल की? इन अकाबी जैसी नजर में रिस्क नहीं ले सकता। मैंने हेल्प ऐप पर हेल्प मांगी है। उसे एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। जूजू वो सीढ़ियां उतरकर नीचे फ्लोर पर खड़े होते गए थे। मंजर और भी साफ हो चुका था। ऐसे ही बावर्दी लंबे बालों वाले मर्द नीचे भी खड़े थे। निचले फ्लोर पर तुलबा और लाइब्रेरी अमले के 5 लोग सरों की पुश्त पर हाथ बांधे घुटनों के बल जमीन पर बैठे हुए थे। मेहरोज और पोलिना भी सरों की पुश्त पर हाथ बांधकर जमीन पर बैठ चुके थे। उन मर्दों में से एक मर्द टोकरा आगे फैलाता हुआ तुलबा से फोन लेता जा रहा था। मेहरोज का दिल डूबा था। पता नहीं उसे फिर फोन दोबारा मिले ना मिले। ना जाने यहाँ से बाहर निकलना नसीब हो कि नहीं। उसकी आंखें भर आई थी। उसे आजादी की अहमियत इस जबरी कैद में बैठते हुए महसूस हो रही थी। मेहरोज ने गर्दन बाएं तरफ मोड़ी थी, जहाँ सीढ़ियों से कुछ फासले पर बाहर निकलने का दरवाजा था। और अब उस दरवाजे के पास 2 बावर्दी मर्द गन लिए खड़े हुए थे। दरवाजा लॉक था। वो अब गर्दन फेर कर तुलबा पर एक नजर डालती तो उसे सर ही सर नजर आते थे। ये तो मनी हाइस्ट जैसी सिचुएशन हो गई। उसके करीब बैठे लड़के ने सरगोशीनुमा आवाज में तबसरा किया था। मनी हाइस्ट? महरोज ने जरा लब दोहराया था, मगर वो इतने खौफनाक नहीं थे जितने ये हैं। वो सिर्फ पैसा बनाने आए थे, लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं। मगर ये लोग, इनका क्या मकसद है, वो भी हम जैसे बेजरर तालिबे इल्मों के साथ? महरोज का दिल में डूबा था। क्या ये किसी टेररिस्ट ग्रुप का हिस्सा था या यहाँ मुसलमानों के बहरूप में भिजवाए गए लोग थे? बाब 9 तराजू। लाहौर के घर में सुबह ही सुबह आज पहली दफा जरार महरोज की लगाए टमाटर पुदीने को पानी देकर अंदर दाखिल हुए थे। आप? यास्मीन ने हैरानी से उनके हाथ में बड़ा सा बोल देखकर हैरानी का इजहार किया था। हाँ, सोचा आज मैं खुद ही पानी डालूं। महरोज जान के हाथों में कोई खास बात है? जो पौधा वो लगाती थी वो उग जाता था। अब देखो उसकी लगाई सब्जियां हम अक्सर पका कर खा लेते हैं। जरार कहते हुए किचन की तरफ बढ़े थे और बोल काउंटर पर रखकर बाहर निकले थे। वो अब अक्सर महरोज के साथ जान का सेका लगाया करते थे। उन्होंने आज बैंक से छुट्टी ली थी। आपने बताया नहीं कि आज छुट्टी क्यों ली? कुछ देर बाद यास्मीन किचन के दरवाजे में खड़ी हाथ दायां हाथ बाएं हाथ पर गोल गोल घुमाते हुए पेड़ा बना रही थी। जरार टीवी लगाए खबर सुन रहे थे और उनके बराबर सोफे पर सलीमा जान भी बैठी हुई थी। 6 लाख भेजे हैं महरोज जान ने। आज हसीब से कहता हूँ कि जरा वीडियो कॉल मिला कर दे। देखो कितनी मेहनत करती है वो अब अक्सर ही जुमला कहा करते थे। उसे कहो कर्ज के पीछे इतना ख्वार ना हो जाएगा कर्ज अदा। अब देखो 6 लाख के लिए उसने कितनी मेहनत की होगी। सलीमा जान ने भी तासुब से सर हिलाया था। जरार सर हिलाकर दोबारा टीवी की तरफ मतवज्जा हो चुके थे। वो सर शाम ही हामिद साहब के साथ बैंक से वापस आ रहे थे। उन्होंने इस बार स्टैम्प पेपर बनवाकर कर्ज की वापसी बैंक के जरिए शुरू की थी। जो जो कर्ज अदा होता जा रहा है मेरा दिल का बोझ भी कम होता जा रहा है। जरार हल्के फुल्के लहजे में कहते हुए अपने घर के दरवाजे पर खड़े थे। आए अंदर चाय तो पीजिए। फिर कभी, अभी थका हुआ हूँ, जरा आराम करना चाहता हूँ। हामिद साहब उनका कंधा थपथपाकर अपने घर की तरफ बढ़े थे। मगरिब में बहुत वक्त गुजरा था। जरार कोहनियों तक कमीज के बाजू फोल्ड किए पंजों के बल वॉशरूम के फर्श पर बैठे बेसन के नीचे लगी टोटी को खोले बैठे हुए थे। कम अज कम आज रात इस बेसन को मत इस्तेमाल करना। वो यास्मीन से कील लेकर खोली हुई टोटी में जोड़ते हुए अब बंद कर रहे थे। काफी देर बैठे रहने की वजह से उनकी कमर में दर्द शुरू हो चुका था। वो कमर पकड़े लॉन्च की तरफ आए थे, जहां सलीमा जान ऊंची आवाज में टीवी लगाए बैठी हुई थी। जरार की नजर टीवी स्क्रीन पर पड़ी थी और उनके पैर अपनी जगह थम गए थे। उनके हाथ से स्क्रूज का पैकेट जमीन पर गिरा था। लाहौर से दूर यूरोप के आसमान तले फ्रैंकफर्ट के अपार्टमेंट में फरहा अभी अभी दाखिल हुई थी। बैग लॉन्च में रखे सोफे पर रखते हुए वो खुद भी धप से उस सोफे पर बैठ गई थी। उनकी गर्दन थकावट की वजह से अकड़ गई थी। रिमोट हाथ में पकड़कर उन्होंने टीवी लगाया था और एक के बाद एक चैनल बदलते हुए वह एक चैनल पर रुक गई थी। वो सोफे पर बैठे बैठे जरा आगे को झुकी थी। न्यूज एंकर बेतासुर चेहरा बनाए अब तफसीलात बता रही थी। फरहा ने उठकर एक जुस्त में ही अपना बैग उठाया था और बैग का जिप उजलत में खोलकर वो फोन निकालकर कॉल मिला चुकी थी। फ्रैंकफर्ट के मेन रिवर से जरा दूर बने अपार्टमेंट में आदम रामेन नूडल्स बनाए
अजहान के सामने रख रहा था। अजहान सोफे की पुष्ट पर सर रखे आंखें मूंदे लेटा हुआ था। देखा, हो गया ऐसा दोस्त जो बिना पूछे नूडल्स बनाकर सामने कदमों में रख रहा हो, वो भी मेरा फेवरेट फ्लेवर। आदम औरतों की तरह हाथ नचाते हुए मेज की दूसरी तरफ अपना बोल लिए बैठ गया था। आसान ने सर हल्का सा तिरछा करके अपने पाँव के करीब रखे बोल पर निगाह डाली थी, जिससे गरम गरम भाप निकल रही थी। आसान पाँव नीचे उतारता बाउल उठा चुका था। वैसे कोई इतने जायकेदार भी नहीं होते ये रामेन। आसान उसे चढ़ाता हुआ कांटे में नूडल्स फंसाकर मुंह में डाल रहा था। चलो कमॉन वापस करो। एहसान फरामोश। आदम का मुंह खुल गया था, उसके होंठ उस फ्लेवर की वजह से सुर्ख पड़ रहे थे। कभी जो मेरे खाने की तारीफ की हो तुमने। आदम अफसोस से सर हिलाता हुआ नूडल्स चॉपस्टिक में फंसा कर खाने लगा था। हाँ, तुमने जैसे तुर्की के शेफ बुराक से स्पेशल क्लासेस ली हुई है ना। आसान मजे से नूडल्स चबाते हुए उसे चिढ़ा रहा था। वो भी अगर मेरे हाथ के खाने खा लेना तो अपने शेफनेस भूल जाए। शेफनेस? आसान के मुंह में आधे चबे हुए नूडल्स थे, जिन्हें ना वो उगल रहा था ना निगल रहा था। हंस हंस कर उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। आदम अक्सर अल्फाज को बिगाड़ा करता था। आदम और आसान के फोन पर एक साथ मैसेज का रिंगटोन बजा था। आसान की हंसी को बमुश्किल रोकते हुए अपने फोन पर उभरने वाले मैसेज को पढ़ने लगा। आसान का चेहरा इतना संजीदा हो गया था जैसे वो कुछ देर पहले मुस्कुराया ही ना हो। आदम गरम गरम बॉल मेज पर रखते हुए खड़ा हो गया था। महरोज सेफ है ना? लाइब्रेरी में खौफ व हरास फैला हुआ था। यहाँ बैठा कोई भी शख्स ये नहीं जानता था कि आखिर इस यूनिवर्सिटी की क्या खास बात थी कि उसे निशाना बनाया गया था। यहाँ कौन से पैसे प्रिंट होते थे। तुलबा को कैद हुए 2-3 घंटे गुजर चुके थे। लाइब्रेरी की कद आमद खिड़कियों से नजर आता नीला आसमान अब काला होना शुरू हो चुका था। लाइब्रेरी में अजब सी खामोशी थी जो आम दिनों में नहीं हुआ करती थी। महरोज फर्श पर एक ही पोजीशन में बैठे बैठे थक चुकी थी। पेपर्स की टेंशन की वजह से वो कुछ खा भी नहीं पाई थी। पेपर देने के बाद उसका इरादा कुछ खाने का था, मगर वो क्या जानती थी कि अब वो कैद कर ली जाएगी। उसके बैग में बच जाने वाले कुछ बिस्किट्स पड़े हुए थे, पर इन जालिमों ने वो भी ले लिए थे। लड़के लड़कियों के चेहरे मायूसी से मुरझाए हुए थे। क्या वजह हो सकती है हमें कैद करने की? क्या हम में से कोई किसी प्रेसिडेंट की औलाद है यहाँ? महरोज पोलिना के निहायत करीब बैठी सर झुकाए सरगोशी में उससे मुखातिब थी। पता नहीं, हुलिये ऐसे हैं इनके कि इनको कुछ पूछा भी नहीं जा सकता। पोलिया ने आहिस्ता से सर उठाकर बावर्दी मर्दों को देखा था, जो लाइब्रेरी में फासले फासले से खामोश खड़े थे। लाइब्रेरी से बाहर खड़ी पुलिस ने कई बार माइक्रोफोन के जरिए उन्हें बाहर निकलने की तंबीह की थी, पर ये लोग जैसे मुंह में कंगिया डाले खड़े थे। मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने लास्ट खाना कल रात खाया था, और देखो अगले दिन की मगरिब भी हो गई है। मेरी असर भी कज़ा हो गई। महरोज ने अफसोस से कहते हुए सर उठा लिया था। पॉलिना ने सर बाएं तरफ मुड़कर तरहम भरी नजरों से उसे देखा था। वो कोशिश के बावजूद भी उससे नफरत नहीं कर पा रही थी, और इसी बात का उसे खुद पर गुस्सा था। वो उसके रकीब थी, पर ये कैसी रकीब थी जिसको देखते ही उससे खतरे की बू नहीं आती थी। कुछ इंतजार कर लो, क्या पता कुछ कह दें कि क्यों हमें कैद कर रखा है। पॉलिना ने उसे दिलासा देने के लिए उसका हाथ थपथपाया था। पता नहीं इनका कितने दिनों का इरादा हो। यहाँ इंग्लिश डिपार्टमेंट के क्या बस हम ही हैं? महरोज एक ही पोज में बैठे बैठे थककर अब पांव उठा रही थी। पोलिना ने गर्दन दाएं बाएं घुमाते हुए मुतजस्सिस नजरों से बाकी तुलबा पर नजर डालने लगी। उसकी नजर सुर्ख मफलर वाले आदमी की सर्द आंखों से टकराई तो पोलिना खुद ब खुद आंखें फेरने पर मजबूर हो गई थी। इतनी खौफनाक आंखें उसने आज तक नहीं देखी थी। हम हमें क्यों कैद किया है? हॉल में एक तालिबे इल्म की अटकी हुई सी आवाज गूंजी थी। बेइख्तियार बहुत से तुलबा ने आसपास सर उठा लिया था कि बिल आखिर किसी मर्द मुजाहिद ने इन रेगुलर लोगों से सवाल पूछने की जरूरत की थी। बावर्दी आदमी अपनी गन उठाए फर्श पर दो जानों बैठे तुलबा को फलांगते हुए उसके सर पर पहुंचा था। लड़के के होठ खौफ से खुश्क हो रहे थे। इस बावर्दी शख्स ने उसके मुंह पर अपना बूट मारा था। वो लड़का मुंह पर हाथ रखे बैठे बैठे दोहरा हो गया था। लाइब्रेरी में एक साथ आह की आवाज गूंजी थी। उस बावर्दी शख्स ने अपनी खूंखार नजर पूरे लाइब्रेरी में घुमाई थी। उसका सर घूमते देखकर बाकी तलबा इल्मों के सर खुद ब खुद झुक गए थे। इसीलिए मुसलमानों से नफरत है मुझे। महरोज को अपने पीछे एक लड़की की सरगोशी नुमा आवाज सुनाई दी थी। महरोज ने सर तिरछा करके उस लड़के की तरफ गर्दन मोड़ी थी, जिसके सर पर कोई बाल नहीं थे। क्या नाम है? लोका। उसका लहजा अतालवी था। लोका, सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते। इस वक्त भी तुम्हें मुसलमानों पर लान तान याद है? महरोज ने उसे नाकावारी से देख रही थी।
उनकी आवाज़ सरगोशी से भी कम थी। हाँ तो, इस वक्त बैठकर क्या करूँ मैं? ये वक्त भी तो इन जाहिल शिद्दत पसंद मुसलमानों की वजह से आया है। क्या चाहते हैं कि हम बंदूक के नोक पर मुसलमान हो जाएं? उसने कमर जरा सी आगे झुकाई थी। ये लोग बंदूक की नोक पर हमें मुसलमान करने नहीं आए। अंधे हो क्या? अगर ऐसा होता तो मैं तो पहले से ही मुसलमान हूँ। तुम्हें लगता है अगर मैं इन्हें कहूंगी कि मैं तुम लोगों की मुसलमान बहन हूँ तो ये मुझे जाने देंगे? अजीब नफरत है तुम लोगों की। मेहरा सर झटकती हुई गर्दन मोड़ चुकी थी। आप लोगों को आधा घंटा दिया जाता है, या हमसे मजाक रात करें या जंग। तुम लोग यहाँ एक दिन से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाओगे। बाहर से माइक्रोफोन पर होने वाला ऐलान एक बार फिर सुनाई दिया था। ये ऐलान एक आसमान तक जाती थी, मगर ये आधे घंटे कब के गुजर चुके थे और अब तक कोई पेशरफ नहीं हुई थी। सब हवन्नकों की तरह फर्श पर बैठे अपना अपना क्यास कर रहे थे कि वो यहाँ क्यों थे। आखिर उन्हें कैद करने से इन बावर्दी लोगों को क्या फायदा हासिल होने वाला था? कमरे में एकदम ही हब्स फैला था, जैसे कोई जहरीला गैस छोड़ दिया हो और अब सांस लेना दुश्वार हो। देखो, किसी तालीमी इदारे में ये तलबा घुस गए हैं और बच्चों को मुहासरे में रखा गया है। सोचो बच्चों के माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। नहीं, भला ये इस्लाम की कैसी खिदमत है? सलीमा जान सर झटकते हुए अफसोस का इजहार कर रही थी। जरार। यास्मीन ने जरार को कंधे से थाम लिया था। उनका जिस्म हौले हौले कांप रहा था। बैठ जाएं। यास्मीन उन्हें बाजू से थामे सोफे तक आई थी। सलीमा जान भी घबराकर बेटे की तरफ बढ़ी थी। उनका दिल हौल रहा था कि आखिर जरार के चेहरे का रंग क्यों सफेद पड़ गया था। क्या हुआ जरार जोया? दिल तो ठीक है? सलीमा जान ने जरार के सीने पर हाथ रखा था। नहीं, वह बस इतना ही कह सका था। ओ खुदाया, यास्मीन, हसीब को बुलाओ, उसे अस्पताल लेकर चलें। यास्मीन सर हिलाती फुर्ती से बैरूनी दरवाजे की जाने भागी थी। कहा है ना, ज्यादा काम मत क्या करो। अब वॉशरूम में कितनी गर्मी होगी, गर्मी से दिल खराब हो गया होगा। सलीमा जान मुसलसल उनका सीना मसल रही थी और जरार बस यकटक न्यूज एंकर को मजीद तफसीलात देते हुए सुन रहे थे। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रीबर्ग और वहीं पर दाखिला लेने वाली महरोज। उन्हें बस यही याद था। क्या हुआ है अंकल? हसीब बौखलाया सा अंदर दाखिल हुआ था। उनके पीछे घबराई सी यास्मीन भी दाखिल हुई थी। हसीब, उन्होंने खुश होठों पर जबान फेरी थी। ये जरा महरोज को वीडियो कॉल मिलाना। उन्हें अपनी आवाज भी अजनबी लग रही थी। हसीब सर हिलाता महरोज को कॉल मिला चुका था और टीवी स्क्रीन पर निगाह डालते वो भी बर्फ बन गया था। महरोज को क्यों? इस वक्त महरोज को क्यों कॉल कर रहे हैं? डॉक्टर के पास नहीं जाना? यास्मीन कुफत का शिकार होती जरार के बाएं तरफ रखे सोफे पर बैठी थी। एक तो ये टीवी, इसे मैं बंद करूं? इतना शोर है इसका। यास्मीन ने उठते हुए टीवी का रिमोट मैच से उठाया था कि जरार ने सख्ती से उसके हाथ से रिमोट छीना था। यास्मीन हैरान होती जरार के चेहरे पर जरार देख रही थी। नहीं उठा रही वो। हसीब ने मायूसी से फोन कान से हटाया था। एक बार फिर मिला लो। जरा हकलाए थे। अंकल, उनका वाईफाई ऑफ है। मैं उन्हें सिंपल ट्राई करता हूँ। हसीब सिंपल कॉल करता दाएं बाएं घूमने लगा, मगर मोबाइल पावर ऑफ होने के पर वो फोन कान से हटा चुका था। नहीं उठा रही हैं वो। उसे क्यों कॉल कर रहे हो? मैं भी तो बूढ़ी हूँ, मेरा दिल कौन सा तवाना है। बेबे ने झिझकाकर हसीब को देखा था। जिस यूनिवर्सिटी में महरोज जान पड़ती है, उसी पर तो तालिबानों ने हमला किया है। जरा की आवाज यास्मीन और बेबे को सूर की तरह लगी थी। वो दोनों जैसे अब टीवी की तरफ मतवजा हुई थी। उन्हें महसूर रखा है, मगर क्यों? यास्मीन हवास पाकता लग रही थी। मैं यहाँ बैठे कैसे जान सकता हूँ? जरार ने कुफत का शिकार होते उन्हें जवाब दिया था। चारों में से किसी की नजरें टीवी स्क्रीन से हट नहीं रही थी। दिल थे कि डूब रहे थे। इसकी कोई दोस्त, किसी दोस्त का नंबर है तुम्हारे पास? जरार ने बैठे बैठे गर्दन मोड़कर हसीब को देखा था। दोस्त? हसीब होठों पर उंगली रखे सोचने लगा। यास्मीन का दिल कांप रहा था। वो निढाल सी सोफे की पुष्ट से टेक लगाए हुए थी कि दोस्त के नाम पर उन्होंने झटके से सर उठाकर हसीब को देखा था। फरहा, वही वहां होते हुए भी उनकी मदद कर सकती थी। यास्मीन ने बेआवाज फरहा का नाम लेते हुए हसीब को अपनी तरफ मुतवज्जा करने लगी। हसीब आंखें छोटी किए उनके होठ देखने लगा। बेटे, वो है ना फारिहा? यास्मीन ने अब ऊंची आवाज में कहा था। वो तो फारिया है बेटा। यास्मीन ने तेज आवाज में कहते हुए उसकी बात काटी थी। उन्होंने जरार के गुस्से से बचने के लिए फरहा को फारिया बना दिया था। अच्छा अच्छा, हाँ याद आया। हसीब ने समझते हुए कॉल मिलाई थी। उसने कुछ दिनों पहले फरहा का नंबर सेव किया था।
सलीमा जान सर पकड़े लब हिलाते हुए दुआएं कर रही थी। दो, मैं बात करता हूँ। जरार ने हाथ बढ़ाया था। नहीं नहीं, मैं बात करती हूँ, मुझे दो। यास्मीन फौरन से उठी थी और उससे पहले कि जरार उनसे फोन लेते वो हसीब से फोन पकड़कर बेडरूम की तरफ बढ़ ही चुकी थी। उनका दिल पत्ते की तरह लर्ज रहा था। उनकी वाहिद उम्मीद फरहा थी जो उनकी गैर मौजूदगी में उनकी बेटी की हिफाजत कर सकती थी। हेलो हसीब। फरहा, मैं यास्मीन। यास्मीन का गला भर गया था। टीवी पर बड़ी बुरी खबर आ रही है, तुमने देखी? जानती हूँ भाभी, मैं अभी फ्री वर्क के लिए निकली हूँ। तो पहले कहा थी? भाभी, मैं दूसरे शहर में होती हूँ और वो दूसरे शहर में। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह वो ठीक होगी। उसने अपने हॉस्टल का पता दिया था मुझे, अभी मैं वहीं जा रही हूँ। वही होगी, देख लीजिएगा, टेंशन ना लें। अच्छा, मैं अभी ड्राइव कर रही हूँ, 1 घंटे तक कॉल करती हूँ। मेरी बेटी अब तुम्हारे हवाले है। यास्मीन मुंह पर हाथ रखे फोन कान से हटा चुकी थी। उनके दिल को जरा सी ढारस मिली थी। वो दुपट्टे से आंखें साफ करते हुए पलटी थे और जरार को दरवाजे पर इस्तादा देखकर वो लहजा भर के लिए घबरा गई थी। वो उनके होंठ कपकपाए थे। फारिया अभी महरोज के हॉस्टल जाएगी। यास्मीन ने होठों के ऊपर आए पसीने को हाथ से साफ करते हुए आगे बढ़ी थी। वो पठान है? ए? यास्मीन ने नासमझी से उन्हें देखा था। वो पठान है, हमारे लहजे में बोलती है। जरार की आवाज में खुरदरापन था। आ, हाँ, पठान है। यास्मीन ने समझते हुए सर हिलाया था और उनके पास से गुजरना जाना चाहा था जब उन्होंने यास्मीन को बाजू से थामा था। इस वक्त मुझे अपनी बेटी की खैरियत की फिक्र है। इस मौजू को मैं भूला नहीं हूँ। हम इस पर बाद में बात करेंगे। उन्होंने कहते हुए यास्मीन का बाजू छोड़ा था और कमरे से बाहर निकले थे। यास्मीन का कब का रुका हुआ सांस बहाल हुआ था। उन्होंने तासुब से शोहर की पुश्त देखी थी जो इस वक्त भी फरहा के नाम पर चौंकना भूले नहीं थे। जी, तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड और अब एक और ट्विस्ट आ गया है, तो स्टोरी पहले ही काफ़ी अच्छी चल रही थी और अब और ज़्यादा अच्छी हो गई है। चलें खैर एपिसोड की बात करते हैं अब। तो मुझे उम्मीद थी कि अज़ान यूनिवर्सिटी में ही होगा क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम देकर वो लाइब्रेरी में ही गई थी और अब वो घर भी इतनी जल्दी पहुँच गया। तो मुझे कहीं न कहीं थोड़ी-सी उम्मीद थी लेकिन पता नहीं क्यों कि मुझे लग रहा है कि शायद कोई और भी ट्विस्ट आए। तो देखते हैं क्या होगा आगे। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखना और दुआ में याद रखना।